सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में यानी कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। डिस्कशन में बेसिकली हमें क्या करना है वो ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइप की इमेजेस को बनाने जा रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप की इमेजेस का मतलब है कि हम इमेजेस के बनने के तरीके को कंट्रोल करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ? इमेजेस के बनने के तरीके को कंट्रोल करना असल में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं, छोटी इमेज बनाना चाहते हैं, सेम साइज की इमेज बनाना चाहते हैं, सीधी बनाना चाहते हैं, उल्टी बनाना चाहते हैं, रियल बनाना चाहते हैं, वर्चुअल बनाना चाहते हैं, दूर बनाना चाहते हैं या पास बनाना चाहते हैं। अब आप कहोगे ये सब क्या है? ये इमेजेस के प्रकार हैं। अच्छा, आप इमेज समझ रहे हैं क्या चीज़ है? अरे यार इमेज भाई, इमेज तो आप रोज अपनी देखते होगे। बिना इमेज देखे हुए आप तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा ये बताएं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? जरूर आप अपना चेहरा जाके आईने में देखते होंगे। एक घर में प्लेन मिरर जरूर लगा होगा। प्लेन मिरर बोल रहा हूं मैं क्योंकि अब टेक्निकल नेम भी लेना पड़ेगा इसमें। एक मिरर लगा होगा, उसमें जाके आप सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो या भयानक दिख रहे हो। अगर अच्छे दिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ हॉरिबल से दिख रहे हैं तो पहले अपने चेहरे को सुधारिए घर से बाहर निकलने से पहले, नहीं तो लोग डर जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहला काम आप अपनी इमेज को सुधारने का करते हैं। बिना इमेज सुधारे हुए बाहर निकलेंगे तो आपकी इमेज बिगड़ जाएगी लोगों की नजरों में, है ना? तो ये जो इमेज इमेज की बात कर रहा हूं, ये है क्या? ये वो एक डिवाइस है, मिरर है, जिसमें आप अपनी इमेज को देख रहे हो। तो ऐसी और भी डिवाइसेस होते हैं भाई। प्लेन मिरर में जो मिरर है उसमें जो आप इमेज अपनी देख रहे हो बिल्कुल सेम साइज की, जैसे आपको वैसी दिख रही है। लेकिन ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो आपकी इमेज को छोटा कर सकते हैं, आपकी इमेज को बड़ा कर सकते हैं, आपकी इमेज को सीधा या उल्टा कर सकते हैं, रियल या वर्चुअल बना सकते हैं, मतलब वास्तविक या आभासी बना सकते हैं, पास बना सकते हैं, दूर बना सकते हैं। असल में उन्हीं डिवाइसेस की बात हमें करनी है और उसमें टेक्निकलिटी क्या है, आखिर उसमें ऐसी एबिलिटी कैसी है कि वो इमेजेस के तरीके को बदल देते हैं, बनने के तरीके को। यही तो डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, अब उसमें जो डिवाइसेस होते हैं उसमें मिरर्स होते हैं, उसमें लेंसेज भी होते हैं। लेंस देखिए, लेंस तो मैंने पहन रखा है, ये देखिए चश्मा, लेंस ही तो है। अब इस चश्मे से क्या हो रहा है भाई? ये भी है कि मान ले मुझे ऑब्जेक्ट जो है साफ नहीं दिख रहा, मैंने चश्मा उतार दिया, बहुत साफ नहीं दिख रहा है मुझे, है ना? डिफेक्ट है आंख में, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट है, मतलब प्रेस बायोपिया है मेरे। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के ऑप्टिक्स में, डिफेक्ट ऑफ विजन। लेकिन उसमें ये होता है कि हमारी आंख जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अब उतनी सक्षम नहीं रह गई, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। तो इस डिफेक्ट को सुधारने के लिए क्या किया जाए? तो लेंसेज लगाए जाते हैं। तो ये लेंस लगा, लेंस लगाते ही मुझे साफ दिखने लगा, बिल्कुल क्लियर दिखने लगा, आप भी दिखने लगे बिल्कुल साफ। तो असल में ये लेंस जो है क्या किया उसने? उसने मेरे आंख की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इमेज बना दी, अच्छी इमेज, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट की जो मैं साफ तौर पे नहीं देख पा रहा था उसकी इमेज बना के मुझे दिखा दिया। अरे आप ऐसे समझो ना कि आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हो? आप किसी किसी हिल स्टेशन पे जाते हो मान लो, और दूर पहाड़ पे कुछ सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, उनको पास ला के देखना है, आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं? टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आप टेलीस्कोप लगाते हो तो वो जो दूर पहाड़ पे मौजूद कोई ऑब्जेक्ट है या कोई घर दिख रहा है खूबसूरत सा, छोटा सा, उसको कैसे देखते हो आप? साफ सुथरा कैसे देखते हो? वो जानते हैं, वो टेलीस्कोप क्या करता है? वो जो दूर ऑब्जेक्ट मौजूद है उसकी एक साफ सुथरी इमेज पास ला के बना देता है। मतलब दूर ऑब्जेक्ट था, आप वहां पे देख नहीं पा रहे थे साफ, उसकी एक इमेज बना देगा पास में लाके। अब आप उस इमेज को देखोगे, बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा आपको। ऐसी माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है? ये सब लेंसेज से ही बने होते हैं ये सब डिवाइसेस। माइक्रोस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप जानते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपके सीधे आंखों से साफ ना दिख रहा हो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, जैसे किसी प्लांट का सेल आप देख रहे हो, ऐसे तो दिखेगा नहीं, वो इतना छोटा सा होता है ना? हमारी आंख जो रिजॉल्व कर सकती है, मतलब जो स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसकी रेंज 0.1 mm तक होता है, लगभग 0.1 mm, मतलब 1 मिलीमीटर का 10वें हिस्से तक। लेकिन उससे भी छोटा अगर ऑब्जेक्ट हो तो
100वां हिस्सा हो, 1000वां हिस्सा हो 1 mm का, तो तब तो नहीं ना देख पाएंगे। तो उसमें फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोस्कोप लेंसेज से बना एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी बहुत बड़ी इमेज, हजारों गुना बड़ी इमेज बना के आपको दे देता है। आप उस इमेज को देखते हो, क्लियर देखने लगते हो। तो असल में ऑप्टिकल डिवाइसेस का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अरे आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो वो जो एक बगल में, ड्राइवर के बगल में जो एक मिरर लगा होता है, जिसे रियर व्यू मिरर बोलते हैं। रियर व्यू मिरर मतलब पीछे के नज़ारों को देखना, पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उसे देखना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उसमें आपको दिखता होगा कि उसमें जो ट्रैफिक कंडीशन वो छोटी होकर दिखती है। वो जानते हैं, अगर जैसे कोई ट्रक आ रहा है, कोई हैवी व्हीकल आ रही है, तो छोटे होकर दिखेगी। तो उसमें छोटे से ही मिरर में आपको बहुत सारा स्पेस दिखने लगता है, जिसे फील्ड बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू इसी को बोलते हैं। वो भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अभी। वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब अगर आप सिंपल मिरर लगा देंगे तो कहाँ से ट्रैफिक कंडीशन, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक, इतनी बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स हैं, वो कहाँ दिखेंगी उसमें छोटे से मिरर में, है ना। या बहुत बड़ा मिरर लेके आप चले, तो पहले मिरर को संभालने, कार कहाँ संभालेंगे आप अपनी गाड़ी को, है ना। तो छोटा मिरर होता है, उसमें वही ऑब्जेक्ट जो पीछे हैं वो छोटे छोटे होकर दिखते हैं। मतलब उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाए, तो कॉन्वेक्स मिरर कर लेता है। तो इस तरीके के डिवाइसेस जो हैं बड़े यूजफुल हैं हमारे जीवन में। तो वो किस तरीके से बेसिकली इस तरीके की इमेज को बना लेते हैं, यही तो डिस्कशन का विषय। और ये होता कैसे है, यही सब इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए दो सिद्धांत होते हैं, दो प्रिंसिपल है या दो लॉ कह सकते हैं, जिसमें एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी एक ये फिगर आपको दिख रही होगी। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, स्नेल्स लॉ जिसे बोलते हैं। इन्हीं पे बेस्ड है पूरी ऑप्टिक्स। अरे ऑप्टिक्स इन्हीं पे बेस्ड है, इन दो रूल्स पे, समझे। तो यहाँ पे पहले चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, और उसके बाद के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें रिफ्रैक्शन के लिए बात करेंगे। इनमें मिरर्स की बात होगी, तो इसमें लेंसेस की बात होगी। ठीक है। तो पहले मैं कुछ मिरर से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। टॉपिक है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। मिरर्स कितने तरीके के, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, या रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम लोग कैसे समझ सकते हैं। काफी कुछ बातें आपको समझनी है इसमें, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी यूजफुल। ठीक है। तो चले देखते हैं। पहले मैं इन मिरर से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। तो देखिए, इसमें ये 3 तरीके के जो मिरर्स दिख रहे हैं, उसमें ये जो पहला वाला है, ये प्लेन मिरर है। देखिए, प्लेन मिरर की एक खास बात होती है कि वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल उसी साइज की या उसी तरीके की दिखाता है। हालांकि जनरली रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही दिखाएगा। अब ये रियल या वर्चुअल क्या है, ये बात की बात है, लेकिन ये अभी आप इतना समझें कि ये देखें उसी साइज की इमेज दिखा रहा है। तो ये तो प्लेन मिरर है। ऐसी मिरर इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर, जो गाड़ियों में लगा होता है, व्हीकल्स में। जो अभी रियर व्यू मिरर की मैंने बात की थी, उसकी बात कर रहा हूँ। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें आप देखें ये ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बन रही है। देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बन रही है। ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर भी इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर कई प्रकार की इमेजेस बनाता है, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक इमेज उठाई है ये दिखाने के लिए कि स्पेशल क्वालिटी है इसमें। ये उल्टी इमेज भी बनाता है, सीधी भी बनाता है, उल्टी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है। तो सारे केसेस हम उस समय डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के, जब स्पेशली हम कॉनकेव मिरर पे आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस दिखाना चाहता हूं कि जहां कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ छोटी इमेज बनाता है, वहां पे कॉनकेव मिरर छोटी बड़ी हर तरीके की इमेज बनाता है, और उल्टी इमेज भी बना सकता है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर नहीं कर सकता है। कॉनकेव मिरर उल्टी इमेज भी बना सकता है। ठीक है। तो ये कैसे होता होगा, ये सारा डिस्कशन का विषय होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस समय, वो सिर्फ प्लेन मिरर पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन ये जो इमेजेस बन रही हैं, इनसे पहले हम ये तो पता लगा लें कि एक ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखता है। भाई, इमेज दिखने से पहले ऑब्जेक्ट का दिखना तो तय कर लें। तो उसमें एक बड़ी सिंपल सी और जानी मानी बात आती है, वो ये है
कि हाउ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल, कि एक ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। भाई सिंपल सी बात है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिक्स में हम लोग ओ से लिखेंगे इसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये तभी विजिबल हो सकता है जब यहां से रेस चलें और सामने ऑब्जर्वर, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर तो होना चाहिए ना, कौन देखेगा भाई, कोई देखने वाला तो होना चाहिए, ऑब्जर्वर है, उसकी आंख है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से रेस जब रेडिएट होती हैं, देखें ऑब्जेक्ट से जैसे मान लें रेस चारों तरफ से ऐसे निकल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है तो कैसे दिख रहा होगा, वहां से रेस चल रही होंगी, और साथ ही साथ ये जो रेज हैं ये जब आंख पे पड़ती होंगी ऑब्जर्वर के, तो ये ऑब्जेक्ट भी होता होगा। क्यों दिखता होगा ऐसा, कि भाई जब ये रेस आंख पे गिरती होंगी तो वो रेस जाके सीधे रेटिना से स्ट्राइक करती है, और रेटिना से, आंख का जो रेटिना है उसे स्ट्राइक करती है, तो उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं या सेंसर्स आप कह सकते हो, है ना, वो इन रेस से एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो सेंसर्स जो है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन जब ब्रेन को भेजते हैं, तो ब्रेन हमें ये एबिलिटी दे देता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर पाए। तो तरीका तो ये है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये रेज आंख पे गिरनी चाहिए। अगर आंख पे नहीं गिरेंगी तो विजिबिलिटी नहीं होगी भाई। ये विजिबिलिटी तभी होगी जब रेज आंख पे गिरे। अब जैसे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट सामने है और आप आंख बंद किए बैठे हुए हो, कह रहे हो ऑब्जेक्ट तो मैं दिख नहीं रहा। अरे कैसे दिखेगा, रेज अंदर तो आने दो, तो आंख खोलो तो आंख जब खोलेंगे, जब रेज गिरेंगी, तब आपको ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी होगी। हालांकि ऑब्जेक्ट से रेज तो चली रही हैं, ठीक। तो इसीलिए यहां पे लिखा है रेज इमिटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल। जब रेज जो ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं वो जब ऑब्जर्वर की आंख पे गिरती हैं तो हमें ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, ठीक। ये रिक्वायरमेंट है। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकले या रेज ऑब्जेक्ट कहीं से और लेके निकाले, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्ट से चल के रेज आंख पे गिरनी चाहिए, तो विजिबिलिटी होती है भाई। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चले, अब आती है बात दूसरी, वो ये है कि ऑब्जेक्ट की तो विजिबिलिटी हो गई, लेकिन इसकी इमेज की विजिबिलिटी कैसे होगी और इमेज बनेगी कैसे, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि भाई मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये पूरा चैप्टर इमेज पे होने वाला है, इमेज पे डिस्कशन है पूरा चैप्टर ही क्या ये, हाँ ठीक है, रे ऑप्टिक्स पूरे रे ऑप्टिक्स में यही तो डिस्कशन है, यही तो मैंने कहा था। चलिए तो जरा इमेज की बात करते हैं। तो इमेज कुछ ऐसे देखिए, ये लिखा हुआ है डेविएशन ऑफ रे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ये पहले ही बता दिया गया कि इमेज के फॉर्मेशन के पीछे राज क्या है, डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या होता है, ये कैसे इमेजेस को प्रोड्यूस करता है या विजिबिलिटी कराता है, इसको मैं बताता हूं आपके। देखिए डेविएशन का मतलब है घूमना, है ना, अपने रास्ते को बदल लेना, ओरिजिनल रास्ते से अपने रास्ते को बदल लेना, ये डेविएशन हो गया, ठीक। तो देखें रे के साथ क्या होता है, वो ये होता है, देखें ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज दिख रही है, एक प्लेन मिरर दिखाया गया है। तो इसी का रे डायग्राम मैं बना के आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि ऑब्जेक्ट है और ये एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट से रेस चली। अब होता क्या है कि जब रेस इस मिरर पे गिरती हैं तो इस मिरर की एबिलिटी होती है कि वो रेस को डेविएट कर दे। ये देखें रेस सीधे जाती, लेकिन इस मिरर ने रेस को डेविएट कर दिया, उन्हीं रेस को डेविएट कर दिया, इसी को डेविएशन बोलते हैं। अच्छा, जब ये रेस जो ऑब्जेक्ट से ही बेसिकली आ रही हैं, जब ऑब्जर्वर पे गिरेंगी, ऑब्जर्वर की आंख पे गिरेंगी जब, है ना, तो जानते हैं फिर यही ऑब्जेक्ट विजिबल होने लगेगा। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट से पहुंचने वाली रेस, चलने वाली रेस ऑब्जर्वर तक तो पहुंची गई, तो ऑब्जेक्ट तो विजिबल होगा, लेकिन चूंकि रेस का यहाँ डेविएशन हो गया है तो इसको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं कहीं और विजिबल होगा। अब वो क्या मतलब हुआ जानते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि ये जो रेस इसकी आंख पे, ऑब्जर्वर की आंख पे जो गिर रही थी, जिस दिशा से आ रही है, ये देखिए ये वाली रेस जो आंख पे गिर रही है, ये वाली नहीं, ऑब्जेक्ट से चलने वाली नहीं, ये वाला हिस्सा जो आंख पे गिर रहा है, इसी दिशा में ये ऑब्जेक्ट यहाँ विजिबल होता है। देखिए इसी सीध में आप कह सकते हैं, इसी दिशा में ये देखिए यहाँ विजिबल होता है, और यही जो ऑब्जेक्ट है यहाँ विजिबल हो रहा है। तो जानते हैं फिर इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन या इमेज बोलने लगते हैं। वो क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट अगर दिखने लगेंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, यार ये ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है,
ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा। दूसरा, जरूर उसका कोई इमेज होगा, इंप्रेशन होगा, ओरिजिनल नहीं है वो। अच्छा, जानते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां से भी तो रेस चल रही होंगी सीधी। अगर ऑब्जर्वर जो है ये सीधे यहाँ पे देखे ना तो ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा यहीं पे, लेकिन इन वाली रेस से जो डेविएट होके पहुंच रहे हैं इससे देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिख के यहां दिखेगा। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है और कैसे ये रे डायग्राम यहां पे बन सकता है। देखिए देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डिफाइंड हो गया, आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट, और ऐसे ये इमेज जो है ये डिफाइंड हो गई, ये देखिए। और रेज मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रे है वो ये है, ये देखिए। और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे ये है, देखिए। रिफ्लेक्शन बोले या डेविएशन बोले, डेविएशन है, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं क्योंकि मिरर से हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज देखें डेविएट होकर यहाँ पहुंचेंगे ऑब्जर्वर को। अब देखें ऑब्जर्वर के पास दो चॉइस, या तो ये ऑब्जर्वर डायरेक्ट इसे देख ले, ठीक है, डायरेक्ट देख ले, और अगर मिरर के थ्रू देखेगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रेस जो आंख पे गिर रही हैं ये किस दिशा से आती दिख रही है, वो इस दिशा से, देखिए, ये देखिए, ये वाला, और समझ रहे ना। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को यहां भी विजुलाइज कर सकता है ये ऑब्जर्वर, और इसी को इमेज बोलते हैं। हालांकि वो देख रहा है सेम ऑब्जेक्ट को, लेकिन पोजीशन बदलने के कारण अब उसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, इंप्रेशन या इमेज बोलते हैं। यही क्वालिटी होती है मिरर की, वो इमेज दिखाने लगता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे इमेज डिफाइंड होती है। अच्छा, होता क्या है, ये क्यों ऐसा होता है भाई? ये एक नेचुरल फिनोमिना है। असल में ब्रेन में, हमारे ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि जिस दिशा से हमें रेज मिलती हैं, जिस डायरेक्शन से रेज आती हुई मिलती हैं, आंख पे गिरती हैं, उसी डायरेक्शन में हमें वो ऑब्जेक्ट यानी कि उसका इंप्रेशन हमें विजिबल होता है। ये हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, इसलिए ऐसा होता है। तो यही है फिनोमिना, आप देखो, समझा आपने? ठीक है। अब देखिए, अब एक बहुत जरूरी बात आती हुई ये है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप हमें बताएंगे ना? वो ये है कि आप किसी इमेज के फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या बताओगे? टेक्निकल रीजन बताइए। मिरर का होना? यस, बात तो सही है, मिरर का होना, लेकिन लेंस भी हो, प्रिज्म भी हो, तब भी वो भी ऐसी इमेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कारण? ऑब्जेक्ट का होना? ऑब्जेक्ट तो हर जगह मौजूद है, जरूरी थोड़ी ऑब्जेक्ट हो तो इमेज ही बने। रेस का होना? अरे भाई, रेस तो होंगी तभी तो कुछ दिखेगा। ये तो जनरल बात है। जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है, इमेज का जन्म या इमेज की फॉर्मेशन तभी डिफाइंड होती है जब रे डेविएट करे। रे डेविएट करे तभी इमेज डिफाइंड होगी। अगर रेज ये सीधे जाके पिछले वाले, आपने इस क्लिप में देखा था, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, अगर रेज सीधे जाके ऑब्जर्वर पे गिर जाएंगी तो फिर इमेज डिफाइंड नहीं होगी, फिर तो सीधे ऑब्जेक्ट को ही देख रहा है, ऑब्जेक्ट जहां है वहां पे देख रहा है। अगर यही रेज डेविएट होके ऑब्जर्वर पे गिरती तो फिर जानते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिखता, कहीं और दिखता, फिर वो क्या डिफाइंड होता है? इमेज। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा कारण है ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनने का, वो है डेविएशन। यस, डेविएशन होना बहुत जरूरी है, तभी इमेज डिफाइंड होगी। और डेविएशन का मतलब है कि जो ओरिजिनल रास्ता था या पाथ था रे का, वो ना रहे, वो घूम के या बदल के ऑब्जर्वर तक पहुंचे। इसीलिए डेविएशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे इसीलिए जैसे ये देखें रे ये डेविएट हो रही थी, यहां लिख दिया गया था डेविएशन। तो सारा दारोमदार इमेज बनने का डेविएशन पे है। यहां से रेज जो चली हैं, यहां से ये डेविएट ना होती तो इमेज ना दिखती। तो डेविएशन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब बात ये उठती है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिवाइस, इस तरीके का जो भी डिवाइस रे को डेविएट करा देगा, वो अपने हिसाब से एक इमेज को जन्म देगा।
और उसी इमेज को तो हमें पढ़ना है। अब ये देखना है कि उन डिवाइसेस की एबिलिटी कैसी है डेविएट कराने की, यानी कि अलग अलग तरीके की इमेजेस को बनाने की, अलग अलग तरीके से डेविएट कराने की। तो चले इस पे अब डिस्कशन आगे बढ़ना चाहिए ना। तो मैं दिखाता हूं आपको कि डेविएशन सिर्फ मिरर ही नहीं है, और भी डिवाइसेस हैं जो करवा सकते हैं और इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो देखिए, deviation is caused by different optical devices like mirror, lenses या lens and prism results into the formation of images। मतलब ये हुआ ये जो डेविएशन का फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे इस इमेज को बनाने के लिए, ये मिरर के जरिए हो सकता है जो अभी अभी आपने देखा था, यही नहीं ये प्रिज्म के जरिए भी हो सकता है। ये प्रिज्म है, इसको डिस्कस करना है हम लोगों को। और यही नहीं, यही डेविएशन, इसी तरीके के डेविएशन जो है लेंस के जरिए भी हो सकते हैं। तो जो जो डिवाइसेस डेविएशन क्रिएट करेंगे, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो मिरर हो, इनको तो हमें डिस्कस करना ही करना है, इन्हीं की एबिलिटी को डिस्कस करना है। तो वही टॉपिक डिफाइंड हो जाते हैं। तो पहले हम लोग जितने तरीके के मिरर्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, और बाद में प्रिज्म पे भी आएंगे, लेंस पे भी आएंगे, सब डिस्कशन रहेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डेविएशन पे डिस्कशन। तो पहले हम लोग डेविएशन पे पूरी तरीके से एक एबिलिटी डेवलप कर लें, उसको अच्छी तरीके से जान लें, जिससे आगे के टॉपिक्स में हमें दिक्कत ना हो। जब रेज डेविएट होकर ऑब्जर्वर के पास पहुंचती हैं, तो जानते हैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात आती है, वो ये है कि ये जो रेज हैं इनको अलग अलग डिफाइन किया जाए। अलग अलग क्यों भाई? ऐसा है कि अगर इन रेज को देखोगे तो यहाँ आंख रख दोगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर इन रेज की बात करें तो यहाँ ऑब्जर्वर अगर आएगा तो उसे इमेज दिखेगी। हालांकि रे वही है, लेकिन इसके दो पार्ट हो गए ना जिनका काम अलग अलग है। ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, तो दूसरा वाला पार्ट इमेज को डिफाइन करेगा, इमेज को दिखाएगा। इसीलिए इनका अलग अलग नाम होता है। ये जो पहला पार्ट है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो दूसरा पार्ट है जो ऑब्जर्वर पे गिर रहा है उसे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस का नाम दिया जाता है उसे। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है कि अगर मान लें यहाँ पे डेविएशन रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के जरिए हो रहा है, यानी कि मिरर्स के जरिए, तो ये वाली रेस रिफ्लेक्टेड कहलाएंगी। और अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है जिसमें प्रिज्म और लेंस आते हैं, तो फिर यही रेस जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानी जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेस के नाम से। इसीलिए अलग अलग डिफाइंड होना ज़रूरी है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कि अगर मिरर आप इस्तेमाल कर रहे हो और मिरर के जरिए डेविएशन हो रहा है, तो मिरर पे गिरने वाली डायरेक्ट रे तो इंसिडेंट रे हो गई ऑब्जेक्ट से, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो रे कहलाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये फिर इस ऑब्जर्वर को इमेज दिखाएगी। यानी कि ये इमेज रिफ्लेक्शन के कारण बन रहा है। और वहीं पे डेविएशन अगर प्रिज्म के जरिए हुआ, ये देखें इंसिडेंट रे एज यूजुअल, अगर प्रिज्म के जरिए हुआ तो यही रेस बाद वाली जो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगी रिफ्रैक्टेड रेस के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे फिनोमिना रिफ्रैक्शन का हो रहा है। ठीक है, और ये भी इमेज को फॉर्म करेंगी, है ना। और देखें अगर लेंस भी इस्तेमाल होगा तब भी ये जो रेज है जो लेंस के जरिए डेविएट होकर पहुंची ऑब्जर्वर के पास, इन्हें भी रिफ्रैक्टेड रेस का ही नाम देंगे, क्योंकि यहाँ भी फिनोमिना रिफ्रैक्शन का ही हो रहा है। ठीक है, और इमेज तो ऐसी फॉर्म होती रहेगी। तो अब आप समझ रहे हो कि इन रे का नाम क्यों बदला जा रहा है और नाम भी क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, इंसिडेंट रे जहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हैं, वहीं पे रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस का संबंध इमेज से होता है, वो इमेज को डिफाइन करती है। ठीक है, अब आती बात लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब लॉ को क्यों पढ़ना है भाई? ये रूल, ये नियम, ये सब क्यों है? हमेशा कोई भी लॉ, रूल या नियम जो होता है ना, वो डिसिप्लिन बनाने के लिए होता है, और बिना डिसिप्लिन के कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो सकती है दुरुस्त तरीके से, प्रॉपर तरीके से, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या ज़रूरत है? देखिए उसका रीज़न सिंपल सा है, वो ये है कि जैसे यहीं पे आते हैं, चले मिरर पे आते हैं। ठीक है, आइए, ये अभी आपने देखा। देखिए आप ये देख रहे थे कि ये इंसिडेंट रे गिरी, और जब रिफ्लेक्टेड रे डिफाइंड हुई और ऑब्जर्वर के पास पहुंची तो इमेज डिफाइंड हुई।
अब बात ये आती है कि जब तक आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना लोगे तब तक इमेज का पता कैसे चलेगा? भाई वही तो दिशा दिखाएंगे इमेज के लिए। तो इमेज का अगर हमें पता लगाना है, और हमने बोला था कि पूरा चैप्टर इसी पे है, इमेज के विषय में ही जानकारी, कि कहाँ इमेज बन रही है, कैसी बन रही है ना। तो फिर इनकी तो जरूरत पड़ेगी रिफ्लेक्टेड रेज की। अब बात आती है कि रिफ्लेक्टेड रेज अगर सही दिशा में आप बनाओगे तभी तो सही पोजीशन इमेज की मिलेगी, और रिफ्लेक्टेड रे ही अगर आप गलत दिशा में बना दिए तो आपको कैसे पता कि ये जब रेज यहां से चल रही है, ये देखिए फिर से दिखाता हूं, ये रेज यहां से चल रही है तो ये इधर ही मुड़ेंगी, ये कैसे पता? अगर मान लें हम आपको बिना कोई नियम समझाए हुए बोल दें कि आओ भाई रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, तब तो आप आके अपने मन के हिसाब से कोई यहां बना दे रहा है रे, कोई यहां खींच दे रहा है, कोई यहां खींच दे रहा है, मतलब उसी ऑब्जेक्ट की उसी मिरर के जरिए विभिन्न प्रकार की इमेजेस बन जाएंगी, डिफरेंट प्लेसेस पे बन जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं ना होता है, एक ऑब्जेक्ट की एक मिरर से एक ही इमेज तो बनती है ना, तो उसकी एक ही पोजीशन तो होगी भाई। तो एक ही पोजीशन होने का मतलब एक ही रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना। इस इंसिडेंट रे की एक ही रिफ्लेक्टेड रे होगी, उसकी भी फिक्स दिशा होगी, वो इस दिशा में बनाया जा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई नियम होगा। ऐसे कैसे बना दें, ऐसे ना बना दें, ऐसे क्यों ना बना दें। इसीलिए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि हम रिफ्लेक्टेड रे को किधर बनाएं, जिससे इमेज को हम सही दिशा में पोजीशन कर पाए, है ना। इसीलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा जाता है। तो चलिए उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज हैं, लॉ नहीं है, लॉज मतलब दो लॉ है यहाँ पे। तो चलिए वन बाई वन में बताता हूँ आपको। पहला लॉ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट डिफाइंड हुआ, इससे रे चला दी हमने, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब बात आती है कि रिफ्लेक्टेड रे तुरंत ऐसी नहीं बना देना है, इसका रूल है। वो रूल ये है कि आप क्या करो, अगर रिफ्लेक्टेड रे आपको बनाना है क्योंकि इमेज तक पहुंचना है आपको, तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें। ये जो नॉर्मल है ना, इस मिरर के सरफेस पे नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल ड्रॉ करें, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और फिर क्या करें, इस एंगल को नापें, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जानते हैं फिर इतने ही एंगल पे इस तरफ एक लाइन और बनाएंगे जो बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल से बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है नॉर्मल से उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस लॉ के मुताबिक ये दोनों ही एंगल बराबर होने चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। एंगल आई शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आप सही दिशा में इस रे को बना पाएंगे। और जब इतना ही एंगल पे आप इस रे को बनाते हैं तो आप इमेज तक वो रे आपको पहुंचा देती, यानी कि आप पहुंच जाते हो इमेज तक। इसीलिए लॉ जानना जरूरी, ये नहीं कि यहाँ कोई भी एंगल हो जाए। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री पे होगा, ये 45 है तो ये भी 45 पे होगा, समझ रहे हैं ना, ये दोनों एंगल बराबर। तो एक लॉ तो ये है। दूसरा लॉ भी है, वो भी देख लें। दूसरे लॉ में कुछ ऐसी बात है, देखिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब सेम प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है, जरा मैं बताता हूँ आपको। देखें जैसे एक ये सरफेस दिखाया जा रहा है, इसमें ये फिगर बनी हुई है, डायग्राम, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। इसमें जो ये 3 लाइंस है ना, ये सेम प्लेन में है। सेम प्लेन का मतलब है कि ये जो पेपर का प्लेन दिख रहा है या जो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है, इसमें तीनों लाइन है। ये नहीं हो सकता है कि इसमें से कोई लाइन यहाँ से हट जाए, इधर बाहर निकल जाए। जैसे मान लीजिए और ये एक प्लेन में रहे तो ये हट जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप डिफरेंट प्लेन में इसे आप देखोगे, जैसे मान लीजिए इसे घुमा के थोड़ा दिखाया जा रहा है ऐसे, तो अगर ये प्लेन हटा तो ये तीनों ही उस प्लेन में एक साथ घूमेंगे। एक ही प्लेन में है, ये थोड़ा डिफ्लेक्टेड फ्रेम है या प्लेन है, ठीक, उसमें देखें ये उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। और स्पष्ट जानना है तो ये देखिए इसका मतलब क्या, वो मैं एनिमेटेड
आपको क्लिप दिखाता हूँ। ये है कि जैसे ये जो केस है इसमें दिखा रही है मिरर है, ठीक, ये मिरर दिखाया जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। और आप देखें ये तीनों ही, ये जो हल्का सा आपको ग्रेस डार्क ग्रे कलर का ये जो प्लेन दिख रहा है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इस प्लेन को घुमाऊंगा तो ये तीनों ही लाइन उस प्लेन के साथ एक साथ घूमेंगे, मतलब इस प्लेन में तीनों ही मौजूद रहेंगे। ये देखिए आपको पता चलेगा इस सेम प्लेन में होने का क्या मतलब है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये तीनों ही लाइन इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये लॉ कह रहा है, कभी भी डिफरेंट प्लेन में नहीं होंगे, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ये है सेकंड लॉ, जो बहुत जरूरी है। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आया? ठीक है, चलिए इसका बहुत यूज है, अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या। देखें, इसी लॉ का यूज करके हम लोग किसी भी प्रकार के मिरर में इमेज का पता निकाल सकते हैं। जैसे अगर स्फेरिकल मिरर की बात आ जाए, देखिए स्फेरिकल मिरर, ये देखिए प्लेन नहीं है, स्फेरिकल है। मिरर के विषय में, स्फेरिकल मिरर्स के विषय में आगे के चैप्टर्स में और बेहतर जानकारी आपको मिलेगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप देखें ये प्लेन नहीं है, स्फेरिकल मिरर बनाया गया। और अगर मान लें इससे हमें इमेज का पता लगाना है तो ऑब्जेक्ट पहले प्लेस करें, इंसिडेंट रे बनाएं, ये इंसिडेंट रे हो गया। अब फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी इस्तेमाल करना है, बिना उसके तो होगा नहीं। अब जब इंसिडेंट रे आपने बना दिया यहाँ पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है पहले इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तब आप रिफ्लेक्टेड रे बना पाओगे। तो नॉर्मल यहाँ पे कैसे ड्रॉ करें? भाई प्लेन मिरर जो था उसके तो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे स्फीयर पे कैसे ड्रॉ करें? तो आपको मालूम होगा कि किसी भी स्फीयर पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो एक लाइन सेंटर से आप ड्रॉ करते हैं, जिसे रेडियल लाइन बोलते हैं। स्फीयर के सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन स्फीयर पे नॉर्मल गिरती है। ये आपको याद है ज्योमेट्री, है ना? कुछ ऐसे मैं कहूँगा कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। तो ये देखिए जैसे ये स्फीयर है ना? तो स्फीयर के सेंटर से अगर कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ये देखो ये सभी लाइन, ये सेंटर है, ये सभी लाइन परपेंडिकुलर गिरती हैं स्फीयर पे, है ना? ये एक छोटी सी ज्योमेट्री थी, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है सेंटर का जानना। तो जानते हैं इसीलिए किसी भी स्फेरिकल मिरर में सेंटर जरूर डिफाइंड होता है। ये देखिए ये सेंटर डिफाइंड हो गया, और सेंटर ये डिफाइंड है तो इससे नॉर्मल ड्रॉ करना मुश्किल नहीं रह गया। सेंटर से चलने वाली कोई भी लाइन इस मिरर पे नॉर्मल का काम करेगी। ये देखिए नॉर्मल डिफाइंड हो गया। ठीक, ओके, अब इस फिगर को मैं हटा देता हूं। चलिए, तो ये नॉर्मल के लिए सेंटर डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हर स्फेरिकल मिरर के साथ सेंटर जरूर डिफाइंड होता है। अब आप क्या करो, एज यूजुअल ये एंगल नाप लो, और इतने ही एंगल पे जब दूसरी तरफ आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे और आपको इमेज तक पहुंचा देगी। सिंपल सी बात। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा आप, ये स्टेटमेंट कि ऑन स्फेरिकल मिरर्स नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल की जरूरत है, इसीलिए सेंटर की भी जरूरत है स्फेरिकल मिरर्स पे। ठीक है, ओके। आगे कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स या कुछ डेफिनेशंस जो बहुत यूजफुल है, चलते हैं देखते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी देख लें। कि व्हेन अ रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। मैंने कहा था ना लगातार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होना। तो कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक रे मिरर पे नॉर्मल गिरे, ऐसे ये देखिए, ऐसे ये देख रहे हैं नॉर्मल गिर रही है, तो ये अपने पाथ को रीट्रेस कर लेती है। रीट्रेस करने का मतलब आप जानते क्या है, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पे ये लौट जाएगी। उसका रीजन क्या है?
सबसे पहले आप ये बताएं कि इसमें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलोगे? एंगल आई 90 या जीरो? ये जीरो, ये 90 नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें जीरो होगा। क्यों? वापस आते हैं। देखिए, जैसे कोई भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का केस उठा लें, जैसे यही है। आप सोचो कि अगर ये रे घूम के नॉर्मल पे चली जाए तो इस एंगल का क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यही तो है। ये रे घूमते हुए, यहां से घूमते हुए नॉर्मल हो जाए, तो जैसे जैसे ये नॉर्मल की तरफ चलेगी ये रे, ये एंगल क्या होगा? छोटा होने लगेगा ना, और एकदम नॉर्मल पहुंच जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर मान लें कोई रे नॉर्मल पे चल रही है, गिर रही है ऐसे, तो उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 मत बोलिएगा, गलती मत कीजिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो गया तो जैसी घटना इंसिडेंट रे के साथ हुई है वैसे ही घटना तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी होगी। मतलब अगर ये नॉर्मल पे चली थी और गिरी थी ये रे, तो ये नॉर्मल पे ही लौट जाएगी, ये नॉर्मल पे ही लौट जाएगी। और इसी को बोलेंगे कि रे ने अपने पाथ को रीट्रेस कर लिया। इसलिए दिमाग में रखिएगा ये पॉइंट, ये टेक्निकल पॉइंट, कि कभी भी किसी रे को उसी की पाथ पे लौटाना है, सेम पाथ पे अगर लौटाना है, तो आप उसे नॉर्मल गिराएं, आप उसे मिरर पे नॉर्मल को पाथ को रिट्रेस कर लेना उसे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि अगर मिरर स्फेरिकल हो जाए, ये देखिए दोनों मिरर मैंने दिखाया, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ये कॉनकेव मिरर, वो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डिफाइन करना जरूरी है। और फिर मैं कहूंगा कि अभी मिरर का जब चैप्टर आएगा तो ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी, ये बनाया कैसे जाता है ये स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन फिलहाल ये स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं और इनका सेंटर डिफाइंड होता है। अब आप हमें बताओगे ये कि अगर मान लें इस कॉन्वेक्स मिरर पे अगर रे को रीट्रेस करवाना है तो क्या किया जाए? बताइए, सोचिए, हमें रे को रीट्रेस करवाना है, क्या करें? यस, रे को किधर चला दें? सेंटर की तरफ, करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है अगर रे को रीट्रेस करवाना है तो रे को नॉर्मल गिराना है मिरर पे, और नॉर्मल गिराने के लिए आप नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ किया जाता है? तो सेंटर से पहले तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। जब आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो फिर रे को इसी नॉर्मल पे चलाएंगे ना, तो इस नॉर्मल पे आप चलाओगे तब ये अपने पाथ को रीट्रेस इसलिए कर लेगी क्योंकि ये दोनों एंगल जीरो हो जाएंगे, आई और आर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मिरर पे रे को रीट्रेस करवाना है तो उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होनी चाहिए, जिससे वो नॉर्मल गिरे। जैसे यहीं पे देखें कि कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो आप क्या करो, आप नॉर्मल ये ड्रॉ कर लो, सेंटर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल हो गई और रे को इसी पे चला दो, रे अपने आप पाथ को रीट्रेस कर लेगी। इन जनरल आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि टू मेक अ रे retrace its path with the help of spherical mirror, the ray should be directed towards its center of curvature. Correct? Clear हुई बात? Yes. कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं, देखिए, या डेफिनेशंस आती हैं। एक ये वाली रे, जरा ध्यान दीजिएगा, अलग कलर से दिखाया गया है जिससे आपको बहुत स्पष्ट दिखे। ये एक रे चल रही है, आप देखेंगे एक ऐसी रे है जो मिरर को छूते हुए चल रही है, बिल्कुल मिरर के पैरेलल या उसके सरफेस पे ही चल रही है। बता सकते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? यस 90। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 90, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये रे जाएगी कैसे? तो इधर भी 90 उधर भी 90, तो कैसे जाएगी? ये इसी तरीके से सीधी चलती चली जाएगी। ये एक ऐसी रे होती है जिसमें डेविएशन ही नहीं होता, आप देखो ध्यान से, सीधी चली जाएगी रे। तो ये कहते हैं कि रे को डेविएट नहीं होने देना है मिरर पे, तो आप मिरर के टेंजेंशियल उसे चलाओ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रे है ना, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो। इस रे का एक नाम है,
और वो नाम है ग्रेजिंग रे। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग रे। रे मूविंग टेंजेंशियल टू द सरफेस इज नोन एज ग्रेजिंग रे। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ग्रेजिंग रे इसे बोलते हैं। जब कभी एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में लिख दे ग्रेजिंग रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 लीजिएगा, या बोल दे रे ग्रेजेस ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। रे ग्रेजेस मीन्स यही अवस्था है, यही स्थिति है, वो टेंजेंशियल उस सरफेस में चल रही होगी। तो ग्रेजिंग रे दिमाग में रखिएगा, ठीक, ओके। ये देखिए एक एंगल अपीयर हो रहा है, फिर से दिखाते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखा आपने, दोनों एंगल बराबर है नॉर्मल से। एक एंगल का जिक्र और कर रहे हैं, वो ये है एंगल। अच्छा, जानते हैं इस एंगल का और इसमें फर्क क्या है? वो ये है कि ये एंगल रे जो है वो नॉर्मल से बना रही है, जबकि ये वाला एंगल वो रे, वही वाली रे मिरर के सरफेस से बना रही है। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा कैसे हो गया? हो गया क्योंकि ये तो एंगल 90 होगा ना इतना। अगर ये 90 है तो इसमें से थीटा डेट करेंगे, 90 माइनस थीटा हो गया। इसी तरीके से आप देखें इधर भी तो इतना ही एंगल एग्जिस्ट करेगा। अरे भाई सिमेट्री है, नॉर्मल के अलॉन्ग ये सिमेट्री होता है ना, ये दोनों तरफ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों एंगल भी तो सेम होंगे। ये जो 90 माइनस थीटा है, ये जो 90 माइनस थीटा है, ये जो एंगल है, इसको टेक्निकल पार्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बड़ा यूजफुल एंगल है ये। आगे की ज्योमेट्री में बड़ा इस्तेमाल होना है इसे, है ना। तो दिमाग में रखिएगा, ये वो एंगल का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो एंगल रेस जो है मिरर से बनाती है, नॉर्मल से नहीं। नॉर्मल से नहीं, मिरर से बना रही है। इस एंगल को या इन एंगल्स को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल्स। तो ग्लांसिंग एंगल कौन से होते हैं? ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन रे एंड मिरर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी कहता है इनडायरेक्ट तरीके से कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी एंगल इक्वल होंगे। ये दिमाग में रखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि डेविएशन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेविएशन के जरिए ही इमेज की पोजीशन डिफाइंड हो रही है या इमेज डिफाइंड हो रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी पर्पस के लिए आया है कि रे को कितना डेविएट करवाना है, इसका कोई रूल है। यस, उसी रूल को बताने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए। तो डेविएशन की इंपॉर्टेंस तो चली रही है। अब डेविएशन के विषय में कुछ और जानकारी ले लें, कितने तरीके के डेविएशन, ये भी जरा देखते चले। देखिए कुछ डेविएशंस के प्रकार मैं दिखा रहा हूं आपको। एक रे ऐसे चल रही थी और वो डेविएट हो गई। ये जो डेविएशन है इसको नेम दिया जाता है। अगर ये डेविएशन ना होता तो ओरिजिनल पाथ इस रे का ये होता, ठीक है ना, ये ओरिजिनल पाथ होता। लेकिन रे कुछ ऐसे डेविएट हो गई है। ये देखें, ऐसे जाना चाहती थी, ये डेविएशन है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखें, रे ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे डेविएट हो। ये मेजरमेंट है एंगल ऑफ डेविएशन का, मतलब डेविएशन का मेजरमेंट, एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखिएगा, डेविएशन का मेजरमेंट एंगल ऑफ डेविएशन से होता है, और इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो ये बाहर वाला एंगल लीजिएगा, ये मत लीजिएगा। ये एंगल जो होता है ये रेस के बीच का एंगल है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस जो भी है उनके बीच का एंगल है। जैसे मान लें मैं कहूँ ये कि सपोज ये एंगल 120 है रेस के बीच का, तो डेविएशन 120 नहीं होगा, डेविएशन होगा 60। 180, ये टोटल एंगल 180 होगा ना, 180 माइनस 120, 60। अगर मान लीजिए 150 है तो ये कितना होगा? 30। याद रखिएगा, बाहर वाला एंगल जो होता है, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और इसका साइन भी होता है। जैसे ये डेविएशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डेविएशन है। देखें, रेस ऐसे जा रही थी, ऐसे मतलब रे जा रही थी, और ये ऐसे घूमी है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में, इसीलिए बोलते हैं इसे क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है ना इधर, ये क्लॉकवाइज हो गया। और इसको साइन दिया जाता है पॉजिटिव, क्योंकि आगे डेविएशन की मैथमेटिक्स भी आएगी तो उसमें साइन की जरूरत पड़ेगी।
तो क्लॉकवाइज डेविएशन पॉजिटिव होता है। और जरा दूसरा इसका उल्टा भी देख लें कि अगर रे ऐसे चल रही थी और उधर डेविएट हो गई तो ये देखें, ये डेविएशन जो होगा, रे की डायरेक्शन ये थी ओरिजिनल डायरेक्शन, और डेविएट इधर हुई है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ऐसे, ये एंटी क्लॉक डेविएशन, ये उल्टा है। ऐसे डेविएशन को साइन माइनस दिया जाता है, एंटी क्लॉक डेविएशन है, ये दिमाग में रखिए। तो ये दो प्रकार के डेविएशन हो गए, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अच्छा, वैल्यूज की बात करें तो अलग अलग वैल्यूज पे जरा देखा जाए रेस किधर जा रही है। चलिए देखिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएशंस में ये देखिए, जैसे मान लें एक डेविएशन ये हो रहा है, तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन अगर नापेंगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ये लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 पे ये अवस्था होती है। और देखें अगर ये 90 पे डेविएट हो जाए, देखें 90 डिग्री का डेविएशन है रे का, ये 90 डिग्री का डेविएशन है, ठीक। और एक और देखें, इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ाया जाए तो ये देखिए, ये डेविएशन अगर आप नापोगे तो ये ग्रेटर देन 90 है। कहने का मतलब है कि आपको ये पता चलेगा कि जब लेस देन 90 एंगल होता है, मतलब 90 से कम होगा, लेस देन 90 एंगल, तो रे जिधर जा रही थी उसी तरफ जाती रहेगी, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखें अगर 90 हुआ तो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। और सीधी सी बात, अगर ये एंगल और बढ़ेगा तो आप समझ लें रे जिधर से आ रही थी उसी तरफ वापस लौटने की टेंडेंसी कुछ ऐसे बनने लगेगी, जिस दिशा में आ रही थी उधर ही जाने की टेंडेंसी होने लगेगी इसकी। मतलब अगर रे को उसी तरफ लौटाने की कोशिश करना है जिधर से आ रही थी, तो आप एंगल को 90 से ज़्यादा रखें, किसको, एंगल ऑफ डेविएशन को। और अगर एकदम उसी दिशा में ही लौटा देना है तो ये देखिए, रे ऐसे जा रही थी, ऐसे ही लौट गई, तो ऐसे केस में बताइए डेविएशन क्या होगा। यस, ऐसे केस में 180 डिग्री। तो ये डिफरेंट टाइप के डेविएशंस आपको दिखाया गया। असल में मकसद वही है कि हमें रे को कंट्रोल करना है, मतलब रे को कंट्रोल करके, डेविएशन को कंट्रोल करके हम इमेज को अपने हिसाब से पोजीशन दे पाएंगे कि हमें इमेज को कहाँ ले जाना है, किस तरफ, उधर बनाना है या इस तरफ बनाना है, कहाँ बनाना है। तो डेविएशन को कंट्रोल करना तो सीखें, तो कंट्रोल करने से पहले नापना सीखें। तो हम लोग ये मेजर कर रहे हैं डेविएशन, ठीक है। अच्छा, आप डेविएशन की थोड़ी मैथमेटिक्स भी देख लें साथ ही साथ। नेट डेविएशन मतलब जरूर यहाँ पे मल्टीपल डेविएशंस होंगे या मोर देन वन डेविएशन, तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकालना, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। पहला केस है एडिशन का, जिसमें डिफरेंट डेविएशन, एक ही रे पे कई डेविएशंस हो सकते हैं, तो वो ऐड कब होते हैं, डिडक्ट कब होते हैं, ये दिखाना। तो पहले एडिशन का केस दिखा रहा हूं। देखिए, अगर डेविएशन एक ही दिशा का हो जाए एक रे में, जैसे मान लें ये रे ऐसे चल रही थी, घूमी और फिर घूमी, दो डेविएशंस में देखें, एक यहाँ एक यहाँ, तो जरा देखा जाए पहला डेविएशन जो है वो किस दिशा का है। ये क्लॉकवाइज है, रे ऐसे जा रही थी, ऐसे घूमी है, क्लॉकवाइज है, तो पहले डेविएशन की वैल्यू और उसका साइन लिख दिया, क्लॉकवाइज होने से पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरा डेविएशन देखें, दूसरा जो डेविएशन है वो भी क्लॉकवाइज हो गया। भाई रे ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम गई, ये भी तो क्लॉकवाइज है, तो दूसरा डेविएशन भी पॉजिटिव है। अब ये इंसिडेंट रे है, ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टेड रे जो भी हो, अगर इन दोनों के बीच में हमें टोटल डेविएशन निकालना है। टोटल डेविएशन का मतलब है कि इंसिडेंट रे को फाइनली रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड या फाइनल रे बोल दो के साथ कंपेयर करना इंसिडेंट रे को, तो डेविएशन की मैथमेटिक्स होगी। तो इसमें चूंकि दोनों डेविएशन पॉजिटिव हैं, तो दोनों का एडिशन तो होगा ही होगा, साइन के साथ होगा। देखिएगा ध्यान से कैसे जोड़ा गया है डेविएशन, ये है जोड़ना और साथ ही साथ साइन के साथ जोड़ना। तो नेट डेविएशन निकालने में डेविएशंस को हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन साइन के साथ। ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखिए ब्रैकेट में बकायदा रख के इसे प्लस लिखा गया है। तो याद रखिएगा, ये साइन डेविएशन का है, ये साइन डेविएशन का है, ये रिलेशन का फॉर्मूले का, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये देखें, दोनों डेविएशन आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब नेट डेविएशन बढ़ के आ जाएगा। और वहीं पे अगर स्थिति ये हो
कि रे ऐसे घूमी और फिर उधर घूम गई, जरा फिर से देखें, एक बार ये घूमा फिर एक बार दूसरी दिशा में घूम गया, यानी कि पहला डेविएशन जो हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ प्लस डेल्टा वन, और दूसरा हो गया एंटी क्लॉक, ये देखिए माइनस डेल्टा टू, ये एंटी क्लॉक है। अब ये जो दो डेविएशन हुए इनको फिर से हमें ऐड करना है, लेकिन वही साइन के साथ। तो अब की बार अगर ऐड आप साइन के साथ करोगे तो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। कैसे, देखिए, साइन के साथ लिखिए दोनों को, ये देखें माइनस और ये प्लस, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। और साइन के साथ जब आप ऐड करोगे मतलब आपको हर केस में डेविएशंस को ऐड ही करना है, लेकिन साइन के साथ। वो अपने आप अगर वैल्यू में जुड़ना होगा, बढ़ के आना होगा तो जुड़ जाएगा, और घट के आना होगा तो अपने आप घट जाएगा वो। जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे ना तो ये अपने आप देखें डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये तो प्लस है ही, देखिए डिडक्ट होके आ गया। अब देखिए ये जब वैल्यू आती है तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखिएगा, वो ये है कि ये जब आएगा रिजल्ट तो ये साइन के साथ आएगा। अब आप खुद सोचो कि जैसे मान लें ये जब आप केस कर रहे थे तो इसमें डेल्टा वन ज़्यादा हो डेल्टा टू से, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, तो ये 45 और ये 30 होगा तो अपने आप डिडक्ट होकर 45 में से 30 घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, कितना 15, तो प्लस 15 ये बताएगा, तो नेट डेविएशन तो 15 है, लेकिन पॉजिटिव साइड का मतलब फाइनली अगर इंसिडेंट और फाइनल रे को हम कंपेयर करें तो क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है। और वहीं पे अगर मान लें ये 45 होता और ये 30 होता, ये ज़्यादा होता ये कम होता, तो आप सोचिए ये 45 होता ये 30 होता, तो फिर ये डिफरेंस होके -15 आता, क्योंकि ये ज़्यादा होता। -15 क्या बता रहा है? -15 बता रहा है कि डेविएशन इस बार भी 15 डिग्री है, लेकिन एंटी क्लॉक। और ये भी तो हो सकता है ये दोनों बराबर वैल्यू के हो, तो ये और ये बराबर वैल्यू के हो जाए, जैसे दोनों ही 30 हो जाए तो ऑफ कोर्स ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब है कि नेट डेविएशन 0, मतलब ये रे जिस दिशा में चल रही थी फाइनल रे भी उसी दिशा में चलती दिखेगी, बिल्कुल इसी के पैरेलल। तो ऐसे केस में नेट डेविएशन 0 आएगा अपने आप, जितना क्लॉकवाइज हुआ उतना एंटी क्लॉक, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं पॉसिबल, डिडक्शन वाले में, सब्ट्रैक्शन वाले में, ठीक है। तो ऐसे मैथमेटिक्स होती है डेविएशन की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के जरिए हम इसे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड नेट डेविएशन इन फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस हैं इसमें नेट डेविएशन फाइंड करना है। तो देखिएगा पहला और दूसरा बारी बारी से उठाते हैं, पहला केस में उठाता हूँ। देखिए अब देखिए स्पष्ट है, पहला जो केस है उसमें जो डेविएशंस हो रहे हैं उनको हम लोग रीड करें पहले और फिर उसकी मैथमेटिक्स करें। तो आप बताएंगे यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ? 120? नहीं ना, कितना होगा? यस, ये एंगल डेविएशन नहीं होता, एंगल ऑफ डेविएशन ये रे के बीच का है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल निकालेंगे तो ये 60 डिग्री आना है, ये वाला डेविएशन, ठीक है। और वो कैसे आएगा? 180 माइनस 120 इज 60, ठीक, ये 60 डिग्री हुआ। अब ये बताएं ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक? क्लॉक दिख रहा है ना, ये क्लॉक है ना, तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव लेंगे। ये क्लॉक है ना, इसे हम पॉजिटिव, जो मैथमेटिक्स कर रहे होंगे वहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक। अच्छा दूसरा बताएं। यस, ये तो सीधा दिख रहा है डेविएशन एंगल, ये सीधे है बाहर वाला एंगल, तो इसे सीधे सीधे लिख दें, ये 60 डिग्री है। और ये भी कैसा दिख रहा है? ये भी क्लॉकवाइज है ना, ये देखिए रे ऐसे जा रही है ऐसे घूमी है, ये क्लॉकवाइज ही है, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। अब दोनों ही क्लॉकवाइज हैं तो नेट डेविएशन या टोटल डेविएशन जो भी आप लिखें वो ये होगा, ये भी +60 और दूसरा भी +60 और दोनों का एडिशन +60 +60, नतीजा +120। तो नेट डेविएशन जो है वो प्लस है और 120 डिग्री प्लस बता रहा है क्लॉकवाइज। और ये 120 डिग्री का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल रे के बीच का एंगल बाहर वाला कितना हो गया है? 120 डिग्री, ठीक है ना। ओके, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। ये वाला जो केस है इसे देखिए, ये बताइए, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये कैसा है? कितना एंगल ऑफ डेविएशन? 60। कैसा है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? यस, क्लॉक। तो ये है 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा ये कितना है? 80।
यस 80 नहीं होगा, ये बाहर वाला एंगल कितना आएगा, यस 100, करेक्ट। तो यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल लेंगे तो ये 180 माइनस 80 इज 100। अब ये बताएं ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक? यस ये इस बार एंटी क्लॉक है, रे ऐसे जा रही है और ऐसे घूमी है उल्टा, एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉक है। अब नेट डेविएशन जो होगा जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो देखें ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो 60 पॉजिटिव और 100 निगेटिव, और इसको भी जोड़ दें, साइन के साथ जोड़ना है, हमेशा जोड़ना है लेकिन साइन के साथ। तो ये कितना आएगा, यस ये आ जाएगा 60 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फाइनली ये -40। माइनस का मतलब है कि डेविएशन इस बार एंटी क्लॉक होगा, नेट डेविएशन और एंगल 40 डिग्री। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा, हम श्योर है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डेविएशन की मैथमेटिक्स कैसे करनी है। तो ये है डेविएशन की मैथमेटिक्स, जिसका आगे भी काफ़ी यूज़ है। ठीक है, ओके।